हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। रोमन एम्पायर इतिहास का एक वो हिस्सा है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। अपने समय के सबसे बड़े ताकतों में से एक, चाहे उसे सोशली देखा जाए या फिर पॉलिटिकली। अपने स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पावर के बलबूते रोमन्स की सल्तनत काफ़ी बड़ी थी और काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी। अपने प्राइम टाइम 117 एडी में रोमन्स का साम्राज्य मोस्टली सभी मेडिटेरियन कंट्रीज़, नॉर्थ अफ्रीका और मोस्ट ऑफ द गल्फ कंट्रीज तक फैला हुआ था। उस वक्त में उन्हें चुनौती देने वाला कोई नहीं था और रोमन्स का एक बहुत ही विशाल साम्राज्य का ख़त्म हो जाना एक मानो जैसे इम्पॉसिबल सा था। लेकिन 476 एडी में रोमन एम्पायर ख़त्म हो जाता है। इतने बड़े साम्राज्य का ख़त्म हो जाना कोई मामूली बात नहीं थी। ऐसा क्या होता है कि इतने पावरफुल रोमन साम्राज्य का दी एंड हो जाता है? आइए जानते हैं इस वीडियो। रोमन एम्पायर को समझने से पहले हमें उनकी हिस्ट्री को जानना होगा। रोमन्स की हिस्ट्री मेनली 3 डिस्टिंक्ट पीरियड में डिवाइड की जा सकती है। पीरियड ऑफ किंग्स जो कि 625 बीसी से 510 बीसी तक था, रिपब्लिकन रोम जो कि 510 बीसी से 31 बीसी तक था, और इंपीरियल रोम जो कि 31 बीसी से 476 एडी तक था। माना जाता है कि सिटी ऑफ रोम की डिस्कवरी लेटियम और एट्रूरिया के विलेजर्स के जरिए होती है। ये विलेजर्स एक साथ आते हैं और रोम एक शहर बनता है। अराउंड 625 बीसी से 510 बीसी तक कई किंग्स रूल करते हैं रोम को। बाद में 510 बीसी में रिपब्लिकन रोम की शुरुआत होती है। रिपब्लिकन रोम में अब किंग रूल ख़त्म हो चुका था। वहाँ के लोग अब कुछ रिफॉर्म्स चाहते थे पॉलिटिक्स में, इसलिए अब मेजरली सभी पॉलिटिकल पावर वहाँ पर अपर क्लास के लोगों के पास चली गई थी। ये अपर क्लास के लोग एक सेनेटर का काम करते थे जो मेनली सभी पॉलिटिकल डिसीजंस लिया करते थे और मिलिट्री पर भी पूरा कंट्रोल होता था। रिपब्लिकन रोम में डिक्टेटरशिप का भी इन्फ्लुएंस था, लेकिन तभी जब कोई मेजर क्राइसिस होती सिटी में। इनिशियली रिपब्लिकन रोम में कई सारे इकोनॉमिकल ग्रोथ देखे जाते हैं। अगेन मिलिट्री भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है और इस बार इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी काम होता है। बॉर्डर्स का एक्सपांशन भी देखा जाता है। अराउंड 338 बीसी तक पूरा इटालियन पेनिनसुला और ग्रीक के कुछ हिस्से में अब रोमन्स का कंट्रोल था। लेकिन आगे कहानी इतनी अच्छी भी नहीं चलती है। रिपब्लिकन रोम में कॉन्स्टेंटली सिविल वॉर और लोकल केओस देखे जाते हैं। पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी होने के कारण रिपब्लिकन रोम का सर्वाइव करा जाना बहुत ही मुश्किल होता जा रहा था और वहां से ही इंपीरियल रोम की शुरुआत के आसार देखे जाते हैं। यहाँ जूलियस सीजर की एंट्री होती है जो कि एक डिक्टेटर था। पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी होने के कारण जूलियस सीजर पावर में आता है और पावर में आते ही सारे पावर जो कि सेनेट के पास थे वो अब जूलियस सीजर के हाथ चले जाते हैं। फिर आगे 44 बीसी में जूलियस की असैसिनेशन हो जाता है। यहाँ हमारी कहानी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर की एंट्री होती है, गायस जूलियस सीजर ऑक्टावियंस, जो कि जूलियस सीजर का एडॉप्टेड सन था और रोम साम्राज्य का वन ऑफ द आयर भी था। आगे बैटल ऑफ एक्टिवियम लड़ी जाती है जो कि ऑक्टावियंस और मार्क एंटोनी के बीच में थी। मार्क एंटोनी की मदद क्वीन ऑफ इजिप्ट क्लियोपेट्रा करती है। इस जंग में ऑक्टावियन की जीत होती है और मार्क एंटोनी की डेथ हो जाती है। वो इजिप्ट को कॉन्कर कर लेता है। अराउंड 31 बीसी में इंपीरियल रोम की बिगनिंग होती है और ऑक्टावियन बनता है पहला रोमन एम्परर। और यहीं से रोमन एम्परर का फेमस नेम जो कि एम्परर बनने के बाद उन्हें दिया जाता था, ऑगस्टियस, वो इन्हें मिलता है और इसके बाद इनका नाम हो जाता है अगस्टियस साइजर। दरअसल फॉल ऑफ रोम की कहानी इंपीरियल रोम पर ही आधारित है। अभी तक जो कुछ भी हमने सुना वो सिर्फ हिस्ट्री था कि कैसे रोम शहर डिस्कवर हुआ, कैसे एस्टेब्लिश हुआ। अगस्टियस साइजर की डेथ 14 बीसी में हुई थी, लेकिन उसने अपने रेजिम में कई सारे रिफॉर्म्स किए। पॉलिटिकली रोम में अब भी पावर अगस्टियस के पास ही कॉन्सेंट्रेट थी। बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में काम किया जाता है। इकोनॉमी भी रोम की काफ़ी तेज़ी से ग्रो करती है इस समय में। उसके बाद सभी एम्पायर के रेजिम में रोम का बहुत ग्रोथ होता है। मिलिट्री को काफ़ी स्ट्रॉन्ग किया गया और अराउंड 117 में रोम का प्राइम फेज था जब उनके बाउंड्रीज सभी मेडिटेरियन कंट्री, नॉर्थ अफ्रीका और मोस्ट ऑफ द गल्फ कंट्रीज तक फैले हुए थे। रोमन डेवलपमेंट की राह पर आगे तो बढ़ रहा था, लेकिन उनके रीजन में सब कुछ ठीक नहीं था। फर्स्ट और सेकेंड सेंचुरी एडी में रोम विटनेस रहता है कई सारे सिविल वॉर और लोकल राइट जो कि गवर्नेंस के अगेंस्ट होती थी। ये सभी कुछ मेजर कंट्रीब्यूटर थे फॉल ऑफ रोम में, और इन सभी में सबसे मेजर कंट्रीब्यूटर थे असैसिनेशन जो कि रोमन एम्पायर के खुद के होते थे, उनके ऑफिस गार्ड्स और अलग पॉलिटिकल लीडर्स के द्वारा। प्रेटेरियन गार्ड्स जो कि एम्पायर के पर्सनल बॉडीगार्ड थे, इन्होंने कई सारे रोमन एम्पायर्स का असैसिनेशन करवाया और एक दफ़ा तो असैसिनेशन के बाद थ्रोन का ऑक्शन भी करवा दिया, जो कि हाईएस्ट बाइडर होगा वो थ्रोन पे जाके बैठेगा। और ऐसे कई और रीजंस थे रोमन्स के खात्मे में। इंपीरियल रोम मिलिट्री वाइज काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, जिसकी वजह से रोम के एम्पायर्स ने कई सारे रीजन को कॉन्कर किया, लेकिन ये ज़्यादा देर तक चलता नहीं है।
रेगुलर सिविल वॉर और लोकल एनिमीज़ की वजह से काफ़ी बार पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है। कई सारे आउटसाइड अटैक्स देखे जाते हैं और उन आउटसाइड अटैक्स से बचने के लिए और लोकल रिवॉल्ट को शांत कराने के लिए उन्हें ज़्यादा मिलिट्री स्पेंडिंग करनी पड़ती थी। रोमन सिटीजन से सोल्जर की कमी के कारण उन्हें फॉरेन सोल्जर्स को हायर करना पड़ता था। ये फॉरेन सोल्जर्स मोस्टली जर्मनिक ट्राइब्स जो कि नॉर्थर्न और सेंट्रल यूरोप के रीजन में रहते थे। आगे चलकर रिक्रूटमेंट इतनी होने लगी कि अब आर्मी में रोमन्स कम जर्मेनिक ज़्यादा थे। रोमन स्लेव्स पर बहुत डिपेंडेंट थे। कंटिन्यूस वॉर के कारण कई सारे फाइनेंशियल क्राइसिस भी आते थे और रिच और पुअर के बीच का डिफरेंस भी बढ़ते जाता था, जिसके वजह से रिच को ज़्यादा टैक्स देना पड़ता था और टैक्स से बचने के लिए रिच जो थे वो रोमन एम्पायर को छोड़कर कहीं और सेटल हो जाते थे और जिसके वजह से रोमन एम्पायर में कई सारे वॉइड्स बन जाते थे। और जब इकोनॉमिकल क्राइसिस आई तब लेबर डेफिशिएट का प्रॉब्लम भी उनको फेस करना पड़ा। लेबर डेफिशिएट के टाइम पर उनके पास लेबर की कमी हो गई थी, जिसकी वजह से फिर अगेन वो जो थे वो स्लेव को ही हायर करते थे। स्लेव्स हायरिंग एथिकल तो होती नहीं थी। जर्मेनिक ट्राइब्स में बहुत सारे अलग अलग बारबेरियन ग्रुप्स थे, जैसे कि विसिगॉथ और वेंडल्स। विसिगॉथ ट्राइब्स के भूखे पेरेंट्स से उनके बच्चों को ट्रेड किया जाता था कुछ डॉग मीट्स के द्वारा। इतनी क्रूएल्टी शो करने के बाद आगे विसिगॉथ ने भी रिवॉल्ट कर दिया था रोमन एम्पायर के अगेंस्ट। और तो जर्मेनिक सोल्जर भी क्या ही लॉयल रहने वाले थे रोमन एम्पायर के। रोमन रीजन काफ़ी बड़ी तो हो गई थी, लेकिन उसे संभालना बहुत मुश्किल होता जा रहा था। अच्छे रोड कनेक्शंस के बाद में भी पीस मेंटेन नहीं हो पाता था। कुछ पीरियड्स ऑफ रिकवरी देखी जाती है जब डायोक्लेटियन रोम के एम्पायर बनते हैं 284 एडी में। बढ़ती वॉर और सोशल अनरेस्ट को देखते हुए वो फैसला लेते हैं कि रोमन एम्पायर का डिवीज़न करा जाना ही सबसे बेहतर होगा, जो कि रोम के दो हिस्से कर दिए जाते हैं, जो कि एक बनता है ईस्टर्न रोमन एम्पायर जिसे हम बाइजेंटीन एम्पायर के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा बनता है वेस्टर्न रोमन एम्पायर। रीज़न बड़ा सिंपल था, दो अलग एम्पायर अगर अलग हिस्सों को गवर्न करेंगे तो गवर्नेंस बेहतर होगी और पीस मेंटेन किया जा सकता है, और आगे ऐसा ही देखा जाता है। उनके दो सक्सेसर थे, मैक्सिंटियस और कॉन्स्टेंटाइन। एग्रीमेंट ऐसे हुई थी कि दोनों एम्पायर एक दूसरे को मिलिट्री से इकोनॉमी हर चीज़ में सपोर्ट करेंगे, लेकिन ये सब बातें सिर्फ ऑन पेपर ही देखी जाती हैं। 311 एडी में डायोक्लेटियन की डेथ हो जाती है और उनके दोनों सक्सेसर फिर से एम्पायर को सिविल वॉर में ढकेल देते हैं। 312 एडी में कॉन्स्टेंटाइन और मैक्सिंटियस के बीच जंग होती है, जिसे बैटल ऑफ मिल्वियन ब्रिज बोला जाता है, और इसमें कॉन्स्टेंटाइन जीत जाता है। और यहाँ पे रोमन एम्पायर की डिक्लाइन में एक और रीज़न ऐड हो जाता है, जो कि राइज ऑफ क्रिश्चियनिटी था। दरअसल क्रिश्चियनिटी एक मोनोएस्थेटिक रिलीजन है और रोमन एम्पायर मेनली पगैनिज्म को फॉलो करते थे, जो कि एक पॉलीस्थेटिक रिलीजन है। वो पगैनिज्म उनका कोर कल्चरल बिलीफ था, जिसमें वो किसी को भी गॉड बना लेते थे। रोमन एम्पायर कई दफ़ा इन्हीं चीज़ों का फ़ायदा उठाते थे। वो अपने आप को एज अ गॉड की तरह प्रेजेंट करते थे जनता के सामने, जिसकी वजह से लोग जो है उनके रूल्स का उल्लंघन ना कर सके और उनके अगेंस्ट रिवॉल्ट ना कर सके। जब कॉन्स्टेंटाइन ने वो जंग जीती तो कॉन्स्टेंटाइन को लगता था कि उसकी जीत जीसस क्राइस्ट की वजह से पॉसिबल हो पाई है। तो कई सारे लॉ पास होते हैं रिलीजन टॉलरेंस पे और क्रिश्चियनिटी टॉलरेंस पे। जल्द ही बाइजेंटीन क्रिश्चियन स्टेट बन जाता है। क्रिश्चियनिटी के फैलने से एम्पायर की सुप्रीमेसी और भी वीक होती चली जाती है। कॉन्स्टेंटाइन ने ईस्टर्न रोमन एम्पायर में बहुत से डेवलपमेंट किए थे और वेस्टर्न एम्पायर के रिलेटिवली इनकी मिलिट्री भी स्ट्रॉन्ग थी। अपने एम्पायर का एक नया कैपिटल भी बनाया, जिसे वो न्यू रोम कहा करते थे, जिसका नाम उस समय पड़ा था कॉन्स्टेंटिनोपल, जो कि आज का इस्तांबुल है। दूसरी तरफ वेस्टर्न एम्पायर में आए दिन इन्वेजन होते थे बारबेरियन ट्राइब्स के। डिवीजन के वक्त ये तय किया गया था कि दोनों एम्पायर एक दूसरे को मिलिट्री सपोर्ट देंगे, लेकिन ईस्टर्न एम्पायर के तरफ से कोई सपोर्ट नहीं आता है। वेस्टर्न एम्पायर में जर्मेनिक ट्राइब्स जैसे कि विसिगॉथ और वेंडल्स बार बार इन्वेड करते थे और एम्पायर को काफी डैमेज करा करते थे। काफी सालों तक वेस्टर्न एम्पायर को थ्रेट में जीना पड़ता था बारबेरियन इन्वेजन का, और फाइनली 476 एडी में एक और जर्मेनिक ट्राइब्स का इन्वेजन होता है। इस वक्त वो पूरा कंट्रोल पाने में कामयाब हो जाते हैं। रोमुलस अगस्टस, जो कि आखिरी एम्पायर थे वेस्टर्न रोमन एम्पायर के, उसे ओवरथ्रोन कर दिया जाता है जर्मनिक लीडर ओडोएसर के द्वारा, और ओडोएसर बनता है पहला बारबेरियन जो रोम को रूल करता है। 476 एडी में रोमन एम्पायर का डी एंड हो जाता है। दूसरी तरफ ईस्ट में बाइजेंटीन एम्पायर अब भी सेफली बना रहता है आने वाले 1000 सालों तक। बाद में 1453 में बाइजेंटीन एम्पायर का भी एंड हो जाता है, जब कॉन्स्टेंटिनोपल को कॉन्कर किया जाता है ऑटोमन टर्क्स के द्वारा।